संदीप भाई ने बहुत अच्छी कविता, अच्छा गीत सुनाया। माता पिता की सेवा नहीं कर सकेंगे, क्या करें हम। बहुत अच्छा गीत था, मैं खुद भावुक हो गया। करना थी सेवा, पर अब क्या करूं। बहुत शानदार कविता इन्होंने सुनाई है देशभक्ति की। और मैं आपके बीच में पहली बार आया हूँ दुर्ग में, और पहली बार इसलिए आया क्योंकि आपने प्रोग्राम ही पहली बार करवाए, तो मैं पहली बार आया। और सारे कवियों ने बहुत अच्छा सुनाया। मैं क्या है कि ये आदरणीय, एक तो क्या है कि कवि सम्मेलन में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है, सबसे ज्यादा झूठ। यहाँ बोले मेरी बड़ी बहन हसीम बोल रहे थे ये दीदी बैठी हुई है और ये बड़े भाई विनीत चौहान। यार ये कितना बड़ा झूठ है, फोकट की बात है। कौन सी बहन और कौन से भाई? अपन मर्जी पड़ा उसको भाई बहन कैसे कहते हैं? मतलब ये हमारे भाई बहन मित्र लोग हैं, परफॉर्मर साथ में कभी सम्मेलन करते हैं। अपन मर्जी पड़ा उसको भाई बहन बोल के जबरदस्ती अपने पिताजी का कैरेक्टर खराब करना। मैं आपकी तरफ हूँ, आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि ताली वाली बजाना। आपकी मर्जी पड़ा तो बजाना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, तो जरूरी नहीं है। ताली देखो, माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा। विज्ञापन की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ ताली बजाओ, जबरदस्ती। और ये ताली कौन बजाता भाई? इतने सीधे लोग हैं, अपन मर्जी पड़ा वो बात मान जाते। ताली बजाओ तो आपने ताली बजा दी, ऐसे कैसे बजा दी? पहले ध्यान दो इस बात पे। दुनिया भर की बातें हो रही है, नेताओं कोई और ये और वो सड़क खा गए, चारा खा गए, लालू यादव इतने करोड़ खा गए, वो ये खा गए। आपको इससे क्या तकलीफ है भाई? हम इस माँ सरस्वती के मंच से ऐसे एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करें जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। अपने को क्या लेना देना यार? कोई खा गया पी गया, ना खुद खा रहा हो ना दूसरे को खाना दे रहा हो। आप खुद का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ाते हो खाने पीने का? वो 10 करोड़ खाएगा, तुम 20 करोड़ खा के बताओ। ये हिंदुस्तान की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इस पर सबको अधिकार है। खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए? ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। भ्रष्टाचार करना अन्याय है, बेशक भ्रष्टाचार करना अन्याय है। अन्याय का मतलब क्या होता है? एक अन्य तरह की आय, वो आय हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या मतलब है यार? अपन नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? बहुत जी कमाल कर दिया आपने। आप अद्भुत संचालन कर रहे हैं, कहीं नहीं अड़ते। सत्तावन वगैरह आपके सामने अद्भुत काम है, बहुत शानदार। वैभव शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैंने आज तक ऐसा संचालन नहीं देखा। अद्भुत, कमाल की वाक पटुता इनकी, और कमाल के उर्दू के शब्द हैं इनकी, जो पकड़ है इनकी अद्भुत है भाई। मैंने तो नहीं देखा ऐसा, क्योंकि कभी सुना ही नहीं तो कैसे देखूं मैं? यार हमें जानकारी होना चाहिए, ये सारी चीजों की जानकारी है। खा गए पी गए, माता बहनें यहाँ पर बैठी। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास जी ने कहा है कि जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो तुमने मिट्टी खाई है। नन्हे कन्हैया ने गर्दन हिला दी, माँ ने कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो तुमने मिट्टी खाई है। नन्हे कन्हैया ने गर्दन हिलाई, माँ यशोदा ने कान्हा को डांटा। और जब कृष्ण कन्हैया योग शक्ति से योगेश्वर बन गए और अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वेकुंठलोक, भूरलोक, भोरलोक, परलोक, 3 लोक 14 भुवन। बचपन में भगवान कृष्ण सब कुछ खा गए, तो तकलीफ नहीं बोले ये सड़क खा गए, ये खा गए, ये फला खा गए। भाई जानकारी होना चाहिए ना अपने को। क्या बात है। ये तो बहुत पहले से चल गया खाने पीने का सिलसिला। ये हमारी जानकारी में होना बहुत जरूरी है। और जरूरी है इस देश के अंदर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। क्यों चले गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी? क्यों चले गए इस देश से? सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, राजगुरु चले गए, बिस्मिल साहब चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए चले गए। लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमारी जिंदा, ये राजा जिंदा, कन्नी मोदी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि उन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। क्या मतलब है? इसलिए खाते क्यों नहीं हुआ? खाओ, कोई कसर मत छोड़ो, मर्जी पड़े क्यों खाओ। हमारे मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बचा, हम कोयला खाते, वो खाना
इस देश बहुत बढ़िया, क्या इससे ज्यादा क्या है? इस देश के अंदर गाय का चारा खा के लालू यादव तो उसको जेल की सजा हो गई। जो लोग पूरी गाय खा गए उनको। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां दोस्तों। देखिए साहब, मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, नेताओं को गाली दे रहे। इस देश में नेता तो नेता, आतंकवादियों को ढंग से आतंकवाद फैलाना नहीं आ रहा अभी। बेवकूफ कहीं आतंकवाद फैला रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। पिछले दिनों अक्षरधाम मंदिर पे हमला कर दिया, संकट मोचन मंदिर पे हमला कर दिया। इन बेवकूफ आतंकवादियों को यही मालूम नहीं अभी कि भगवान खुद आजकल मंदिर में नहीं रह रहा। भगवान मंदिर में बैठा नहीं, इधर उधर केस लड़ेंगे। भगवान तो खुद पे ही केस चल रहा है। मैंने भगवान से कहा, प्रभु कहाँ? बोले बेटा होटल में। मैंने कहा होटल में क्या कर रहे हो? बोले हर 8 जो आतंकवादी मेरे मंदिर पे हमला करे तो मेरे बोले बेटा होटल में ही टाइम पास करना। अरे आप तो नारायण हो, विष्णु के अवतार हो, शारंग धनुष्बाण आपके पास है। जिस धनुष्बाण से आपने रावण को मारा वो धनुष्बाण आपके पास नहीं है, या उस धनुष्बाण पे आपको विश्वास नहीं है? भगवान ने कहा बोले बेटा बात वो नहीं है। मैंने कहा फिर क्या? बोले वो धनुष्बाण भी मेरे पास नहीं है। बोले कहाँ गया? बोले 10 साल पहले अडवाणी जी रथ यात्रा में लगे, अभी तक नहीं किया। कोई भी आदमी टाइम पे सही काम करने के लिए तैयार नहीं। जो काम समय पे करना चाहिए वो काम हम कर ही नहीं रहे। कांग्रेस वाले अलग परेशान, भारतीय जनता पार्टी वाले अलग परेशान। जो काम समय पे करना था वो समय पे हुआ ही। जो युवा शक्ति, जो यौवन, जो शक्ति, जो ताकत राहुल गांधी में आना थी, वो ताकत दिग्विजय सिंह में चली गई। राहुल गांधी जी की उम्र है वहां डालने की, तो वो वहां डालने की बजाय बाहें चढ़ा रहे हैं। समय में जो काम करना चाहिए वो काम हम कर ही नहीं रहे। वो चिल्ला रहे हैं ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। देश बहुत अच्छा है, देश के नेता बहुत अच्छे हैं। क्या मतलब है? अपने को ऐसी बातें कभी नहीं बोलना चाहिए। जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। माता बहनें बैठी, हम संस्कारों की बातें कर रहे हैं। हमारे बड़े कवि आदरणीय विनीत चौहान जी, आदरणीय पूनम वर्मा जी, पदम अलवेला जी, ये सारे लोग कोई दिल्ली से आए हैं, कोई अलवर से आए हैं, कोई कहाँ से आए हैं। ये वहाँ से इसलिए आए हैं क्योंकि ये सब वहीं के रहने वाले हैं, इसलिए बताना पड़ता है भाई। तो संचालन कर रहे थे सर, आपको जानकारी नहीं, ऐसा बोलना पड़ता है, ये तो डाउन पैदा होता है। आपको पता नहीं 26 तारीख के दिन वहाँ पे राजनांद गांव में कवि सम्मेलन था, तो पूनम जी ने कह दिया, बोले मैं पहले भी आपके शहर में कई बार आई हूँ, लड़कों का दिमाग खराब हो गया। बोले ये पहले क्यों आई? इसके पहले आने का क्या कारण था? 2 घंटे तक कभी सम्मेलन नहीं चला। बोले पहले आने की जानकारी दीजिए, पहले क्यों आएंगे? इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हम अभी एक बार भी नहीं आए, क्योंकि हमको किसी ने नहीं बुलाया। आपने पहली बार कवि सम्मेलन करवाया, बहुत शानदार कवि सम्मेलन करवाया, अद्भुत कवि सम्मेलन है आपका। आपके मैनेजमेंट को मैं प्रणाम करता हूँ, इतने कम पैसे में इतना बढ़िया कवि सम्मेलन करवाया। संस्कारों की बातें कर रहे हैं, ये माता बहनें बैठी हुई है। अखबार के लोग, पत्रकार लोग आए, बोले साहब 2 लाइन लिख दीजिए। मैंने कहा 2 लाइन क्यों लिख दें? बोले 2 लाइन ही काफी है। नेताओं को गाली दे रहे हैं, आतंकवादी बम विस्फोट कर रहे हैं, जयपुर में बम फटे, बेंगलोर में बम फटे, हैदराबाद में बम फटे, हर 10-20 दिन में तो बम फट रहे। पन्ना उठा के देखो अखबार, जयपुर के अंदर बम फटे, बेंगलोर में बम फटे, हैदराबाद में बम फटे, दिल्ली में बम फटे। उस बम से पूछोगे कि तू क्यों फटा? बम से पूछोगे तू क्यों फट रहा? हालांकि बम की ये प्रॉब्लम है कि बम बोल नहीं सकता। भाई बम को तो बोलना नहीं आता बेचारे को। और मान लो अगर बम बोल जाए तो सुनेगा कौन? कौन हिम्मत करके सुनेगा बताओ? और मान लो अगर किसी ने हिम्मत करके सुन लिया तो वो फिर बोलने जैसे नहीं बचेगा। क्या मतलब? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? ये बम फट रहा है, ये बम क्यों? अच्छा आतंकवादी भी तो थोड़ी कि आतंकवादी किस देश को बम से डरा रहा है? किस राष्ट्र को बम से डरा रहा है आतंकवाद? धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे। और हिल आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश के अंदर एक चेतक घोड़ा अपने प्राणों को एक बार दोनों हाथ में उठा करके ताली बजाइए। पूरा सदन जल्दी से वापस पीछे करो हाथ। ज्यादा देर ऊपर थोड़ी रहना चाहिए हाथ। नहीं अभी अगर चेतक घोड़े को मालूम पड़े
कि भिलाई के अंदर एक कवि सम्मेलन में मेरे मरने के नाम पे दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजे, तो उसकी आत्मा को कितना ठेस पहुंचेगा? भाई कोई मर मुरा जाता तो क्या ताली बजाते हैं अपन? क्या परिवार में कोई मरता तो ताली बजाते हैं क्या? भाई चेतक घोड़े की मरने की पंक्ति, इसमें ताली का तो कोई रोल ही नहीं था। इतने सीधे लोग हैं यहाँ पर और जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं। हमारे संस्कार संस्कृति की बातें कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और माता बहने बेटी अखबार का पन्ना उठा के देखो, आजकल कंपटीशन ऐसे हो गए साहब, यहाँ हर महीने विश्व सुंदरी बनती है। आजकल एक प्रतियोगिता चली विश्व सुंदरी, और भाई ने बता रहे थे वो कि बाबा और साधु संतों की बातें कर रहे थे। इकबाल साहब ने कहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है किसी भी साधु महात्मा संत के लिए अगर कोई हास्यजनक टिप्पणी की जाती है। हमने किसी न किसी से तो गुरु मंत्र लिए हैं, कोई ना कोई तो हमारा गुरु होगा। अब हमारे गुरु जी निकल गए ऐसे तो अपन क्या करें उसको? भाई जो भी है अपने गुरु जी है, वो उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने ये कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बहुत अच्छी बात कही। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो गुरु कहे वो करो, गुरु करे वो मत। गुरु जी ने क्या कहा? गुरु करे वो कर दो तो दोनों तालियां हो जाए। जो गुरु करे वो करो, गुरु करे वो ना करो। क्या बात है? और पर हिंदी नहीं कर रहा ना मैं, वो भैया क्या करें अपन? ये हो गए वो साधु। ही इकबाल साहब ने कहा है कि पग पग पर लगता साधु संतों का डेरा। ये हिंदुस्तान साधु संतों का देश है। इस देश के अंदर हजारों वर्ष पहले जो योग क्रियाएं लुप्त हो गई थी, एक योगी बाबा रामदेव चला और उसने उस योग क्रिया को घर घर तक पहुंचाया, और उसका जो अपमान हुआ, इस देश में साधु संतों का जो अपमान हो रहा है, एक जगत गुरु शंकराचार्य को अमावस्या की रात्रि में घसीट करके ले गए। मैं मानता हूं कि कुछ भी है, परंतु हिंदुस्तान के अंदर अगर इस देश की पहचान है तो उन साधु संतों की है। मीडिया के लोग मेरी बात को सुने। मानता हूं कि ये नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, अनाड़ी, क्रिकेटर, बिल्डर सब तुम्हारे आभा मंडल से चलते हैं। विनीत भाई सुने, स्वागत स्वागत स्वागत। देश में साधु संतों की ताकत को आप क्या आंक रहे हैं? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। ये मेरी दूसरे नंबर की कविता शुरू हो रही है। ये मेरी 5-7 कविता एक साथ चलेगी, मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। खिताब यूं मिल गया क्या? हमारे संस्कारों को कहां पैरों तले रौंदा गया। इस देश के अंदर जैन समाज ने एक कदम उठाया कि पीयूषण पर्व के ऊपर देवनार पशुवध गृह अगर 9 दिन के लिए बंद किया जाए तो क्या फर्क पड़ जाता था। परंतु देश के बड़े व्यक्ति ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, हिंदू हृदय आदरणीय बाला साहब ठाकरे की मैं इज्जत करता हूँ, परंतु बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि जैन समाज अपनी औकात में रहे, साधु संत अपनी औकात में रहे। मैं उद्धव ठाकरे साहब से कहना चाहता हूँ, और 4 दिन तक बंबई में कह के आया हूँ कि ठाकरे साहब, आप उन साधु संतों की ताकत को जानते नहीं हैं। आपने देखा नहीं उस विद्यासागर जी की महाराज की ताकत को। नेता सुने, ये नेता आमची मुंबई, ये माया नगरी हमारी है। आमची मुंबई बेशक ये माया नगरी तुम्हारी है। नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, बिल्डर सब तेरे आभा मंडल से चलते हैं, पर तू वाकिफ नहीं है उनकी फकीरी से। जरा झांक के देख, उनके कमंडल में सैकड़ों बादशाह पलते हैं। जरा जोरदार ताली वाली बजाइए। क्या बात है, क्या बात है। तो जोर आता है, जोर आता है। क्या बात है? जरा झांक के देख, उनके कमंडल में सैकड़ों बादशाह पलते हैं। इस देश के अंदर साधु संतों का कितना अपमान किया जाएगा मेरे दोस्तों। चैनल कम पड़ रहे हैं, बाबा ज्यादा हो गए। सुबह बाबा के पीछे बाबा खड़ा हुआ, बोले तेरा टाइम खत्म हो गया, प्रवचन मैं दूंगा। तो भाई साहब समझ में नहीं आ रहा। और हम बात कर रहे हैं देश की, देश धर्म ये हो गया और वो हो गया। मैं तो बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ। मैं मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना मेरे को याद नहीं रहता, बाकी जानता। आदमी के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
वो एक हिंदू, मुसलमान, सरदार और ईसाई चारों को फांसी की सजा हुई। वो जज ने हिंदू से कहा, बोले तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। हिंदू ने कहा, बोले रामायण मंगाओ। रामायण मंगाई, उसने हनुमान जी को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तुम्हारे हनुमान जी ने सुन ली, सजा माफ। क्रिश्चियन का नंबर आया, उसने बाइबिल मंगाई, ईसा को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तुम्हारी सुन ली, ईसा ने सजा माफ। मुसलमान भाई का नंबर आया, उसने कुरान मंगाई, अल्लाह को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तुम्हारी भी अल्लाह ने सुन ली, सजा माफ। आखिरी में सरदार जी का नंबर आया। सरदार जी के पास तो कॉन्फिडेंस था। जज ने कहा, बोले सरदार जी आप आपकी अंतिम इच्छा बताओ। सरदार जी ने कहा, बोले इच्छा हो, बोले मारो, पहले एक काम करो, इस मशीन का बटन ठीक करवाओ। देखो समझ रहे हो क्या मेरे को? क्या बात है, क्या बात है। इस मशीन का बटन ठीक करवाओ, इन तीनों को फिर से लगाओ एक एक करके। इस देश में सरकार को यूं 10 साल तक बेवकूफ बनाया। अच्छा करा तो किसने करा? बोले वो तो मैडम ने करा। बुरा करा, बोले सरदार जी ने करा। और हमने बहुत गलत फैसला लिया। जो फैसला 10 साल पहले हमने सरदार को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया आदरणीय में, यह फैसला जो 10 साल पहले हमने लिया कि सरदार को प्रधानमंत्री बनाया, यह फैसला आज से 68 वर्ष पहले अगर लिया होता तो विश्व के नक्शे में अलग ही खेल होता। शायद देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होता। पहले होना चाहिए काम। क्या बात है, जोरदार तालियां दोस्तों। पर इसमें क्या कर सकते हैं बताओ? भाई नेहरू जी के टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने तो उसमें अपनी क्या गलती? अपन तो थे ही नहीं उस टाइम पे। अगर अपन होते तो बना देते, परंतु वो अपन नहीं थे, इसलिए अपन नहीं बना सके, क्योंकि हमारी शक्ति सही जगह नहीं लगी है। इन समस्या का मेन कारण है नौजवान की शक्ति सही जगह नहीं लग रही है। 2 लाख रुपए में फिल्म गीतकार गीत लिख रहे हैं, पप्पू तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। अच्छा, मैं 2 लाख रुपए में फिल्म एक पप्पी पूरे यूपी और प्रांत दे रहा साहब। जोरा जोरी चने के खेत में उस बेवकूफ माधुरी दीक्षित ने चने का खेत नहीं देखा। 2 करोड़ रुपए मिले, उसने नृत्य कर दिया जोरा जोरी चने के खेत में। उस डायरेक्टर ने चने का खेत नहीं देखा। भाई कह रहे थे संदीप जी कि ये किसानों का देश है। उस बेवकूफ माधुरी दीक्षित को मालूम ही नहीं कि जोरा जोरी चने के खेत में हो ही नहीं सकती। चने के झाड़ की साइज ही इतनी, उसमें जोरा जोरी कैसे करेंगे? अच्छा, उस बेवकूफ को ये मालूम नहीं माधुरी दीक्षित को जिसमें जोरा जोरी करूंगी तो खुजली कितनी जगह चलेगी। अगली को मालूम नहीं, उससे पैसा मिला, उसने कर दिया जोरा जोरी चने के खेत में। एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का वो लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। और तो एक पप्पी वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार में तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है, या लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाय छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत वर्षा होगा, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या भगवान की तरफा होगा। भगवान तरसता है हिंदुस्तान की धरती पे आने के लिए। विष्णु के 24 अवतार हुए, हिंदुस्तान की धरती पे हुए। 10 गुरु हुए, हिंदुस्तान की धरती पे हुए। 24 तीर्थंकर हुए, हिंदुस्तान की धरती पे हुए। आपने सुना कि एक भी भगवान ऑस्ट्रेलिया में हुए? जितने भगवान हुए 33 करोड़ अपने यही, नाम भी मालूम नहीं कौन कौन 33 करोड़ में। कई सारे तो वेटिंग में चल रहे हैं अभी तक। मर्जी पड़े वहां हमने भगवान को बिठा दिया। ये कौन से वाले भगवान? बोले बड़ वाले बाबा, बड़ के नीचे बिठा दिया। ये बोले ये खजूर वाले बाबा, ये आम वाले बाबा, ये नीम वाले बाबा, पीपल वाले बाबा। बाबा भी बैठे झाड़ के नीचे। बाबा को मालूम है अभी तक अपने बॉस रामचंद्र जी खुद अयोध्या में वहां तंबू के नीचे ही बैठे हुए थे, अपन कम से कम झाड़ के नीचे तो बैठे। वाह, क्या बात है जॉनी भाई, क्या बात है। पूरा देश सुधारा, राष्ट्रीय आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बोला राम का मंदिर नहीं बना अभी तक, राम का मंदिर नहीं बना अयोध्या में। भाई क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना राम का मंदिर? वो इसलिए नहीं बना क्योंकि किसी ने बनाया ही नहीं, तो कैसे बने? और हम छोटी मोटी बातों का लोड करें, बोले चलो दिल्ली में धरना प्रदर्शन, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, राम सेतु तोड़ा जा रहा है। इस देश में एक करुणानिधि ने कह दिया, बोले रामायण तो काल्पनिक है, वाल्मीकि रामायण काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि करुणानिधि राम को नहीं मानता है, मेरे को दुख इस बात का कि वो ढंग से रावण को भी तो नहीं मान रहा। भाई अगर आपको राम को जानना है तो रावण को पढ़ लो, राम
पढ़ के अपने आप पता चल जाएगा। हम अगर हमारे अंदर की अच्छाइयां जानना चाहते हैं तो पहले अपनी बुराइयां पढ़ो, हम कितने अच्छे हैं पता चल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खास बात नहीं, इसमें क्या बात है यार, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। अपनी बुराइयां पढ़ लो वैभव भाई की कितना। जोनी भाई बुराई में भी खास बात है, वही आपके कहने का अंदाज है, इसमें जोरदार हो जाए जोनी भाई के लिए तालियों की गड़गड़ाहट है। लो बोलो। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि आप कहां जा रहे हो? आपकी मर्जी पर वहां जाओ, मेरे बाप का क्या बिगड़ गया? पीछे जा रहा है, पीछे लोग आगे आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्या कर लेंगे पीछे जाकर के? मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, और सबसे बड़ी क्या है कि हमारे कॉन्फिडेंस को मजबूत रखो। पूरा देश बोले साहब राम सेतु तोड़ा जा रहा है, सैटेलाइट से देखा गया राम सेतु, बोले जहाजों को आने जाने में टाइम ज्यादा लगता। दिल्ली में धरना प्रदर्शन दे रहे, बोले राम सेतु तोड़ा जा रहा है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। अरे मैंने कहा भावना को मजबूत करो, कैसे पहुंचाई ठेस? भारतीय संस्कृति के हमारे 33 करोड़ देवताओं ने पृथ्वी पे वानरों के रूप में उतार लिया, श्री हरि नारायण विष्णु ने राम के रूप में उतार लिया, और जिस सेतु का निर्माण 33 करोड़ देवता श्री राम नारायण करे, दुनिया में ऐसी किसके पास ताकत है जो राम सेतु को तोड़ दे? मेरे दोस्त, आपका कॉन्फिडेंस तो रखो ना कि नहीं टूटेगा, नहीं टूटे, और अगर इसके बाद भी वो टूट जाए तो अपन बदल जाएंगे कि राम सेतु है ही नहीं। भाई अपने को बदलने में कितनी देर लग रही है? पहली बात तो टूटा ही नहीं, वो टूटेगा तो बदल जाएंगे। हमारे भावना को मजबूत रखो और हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, मैं तो मेरा की आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ। एक आदमी आप बोले जानी बाबू अपने को कथा करना, महंगा कर दूंगा। अब वो जल्दी जल्दी में कथा की किताब भूल गया सर। KG1 KG2 बच्चों की किताबें हाथ में आ गई, पहली दूसरी क्लास की। मैंने कथा शुरू करी, माता बहनें बैठी, लोग बात, और मैंने प्रथम अध्याय शुरू कर दिया। मैंने कहा प्रिय भक्तों, बड़े हर्ष की बात है, पंडित जी ऐसा ही दबाव दे के बोलते हैं वो, बड़े हर्ष की बात है कि एक समय नेमी शांगवन के अंदर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्माओं को एकत्रित करके कहने लगे कि तितली रानी सबके मन को भाती हो, रंग बिरंगे पंख तुम्हारे हाथ में आती हो। उधर से 2-3 महिलाएं घूंघट में से बोले पंडित जी कथा में तितली रानी कहीं तक नहीं आती है। मैंने कहा ये धर्म का काम चलता है, इसमें टांग नहीं अड़ाना। तितली रानी को भगवान ने पंख दिया, इसलिए तितली रानी उड़ेगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको पंख दिए हैं। ज्ञान प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त किया, दूसरे में दूसरी किताब हाथ में आ गई। मैंने कहा दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहने लगे कि उठो लाल बांके खोलो, पानी का मुंह खोलो, बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़िया ने अपना मुंह खोला। 2 आदमी इधर से खड़े हो बोले उड़के मुर्गे कैसे बोल जाएंगे? मैंने कहा बोलेंगे मुर्गे। बोले क्यों बोलेंगे? मैंने कहा मुर्गे का त्याग बड़ा है। बोले क्या त्याग है मुर्गे का? मैंने कहा आदमी चुनाव हारता है तो टेंशन में मुर्गा काम में आता है, चुनाव जीतता है तो खुशी के मारे मुर्गा काम में आता है। मुर्गे की फाइल तो दोनों तरफ से सलट रही है, जिसकी फाइल सलटेगी वो बोलेगा, उसको बोलने से कोई नहीं रोक सकता, वो दोनों तरफ से सलट रहा है बेचारा, इसलिए मुर्गा बोल रहे हैं। 4 अध्याय पूरे हुए, 5वें में 6ठी क्लास की इंग्लिश की गाइड हाथ में आ गई। मैंने कहा 5वें अध्याय में सूत जी महाराज कहने लगे कि महात्मा गांधी वाज द ग्रेट सन इन इंडिया, हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। अरे बोले पंडित जी क्या सूत जी अंग्रेजी में बोलते थे क्या? मैंने कहा तेरे लड़के को आती है क्या अंग्रेजी? सूत जी को नहीं आती थी क्या अंग्रेजी? मैंने तेरे से कहा ना कि धर्म के काम में टांग नहीं अड़ाना। तेरा लड़का कितनी में पढ़ता? बोले 6th में। मैंने 6th का कोर्स बदलता है कि नहीं बदलता है? बोले बदलता है। मैंने कहा ये कोर्स बदल गया, समय के साथ सब कुछ बदल गया। इस देश में लोगों की भाषाएं बदल गई, शब्द बदल गए, समय आया सब बदल गया। इस दुनिया में मेरी बहनें नग्नता सिर्फ 2 अच्छी लगती है, या तो हम सोनाली बेंद्रे ने कपड़े कम कर दिए, मल्लिका शेरावत वस्त्र नहीं पहन रही है, अश्लीलता फैलाई जा रही है। समय के साथ सब बदल गया। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगे। और इस कवि सम्मेलन को विनीत चौहान तक पहुंचाना मेरे दोस्त, हमारे बीच में देश के बड़े कवि विनीत जी बैठे हुए हैं, और बीच में इसलिए बैठे हैं क्योंकि आजू बाजू में दूसरे बैठे हैं, इसलिए वो बीच में बैठे हुए हैं। मुझे बताना पड़ता है क्यों बैठे, क्या मालूम क्यों बैठे होंगे बीच में, और कौन सी जगह बैठे, कहाँ बैठे, किस हिसाब से बैठे, तो उनको बिठाया अपन ने, इसलिए वो बैठे। इस कवि सम्मेलन को आप वहां तक ले जाना। भाई मैंने आपसे पहले कही जब मैं बहुत छोटा कवि, मैं आज तक कभी टीवी चैनल वगैरह पे, दादा पदम जी बूढ़ा पे, मैं कितने चैनल पे आ रहे, मर्जी पढ़ो उस चैनल पे आ रहे, मैं आज तक किसी भी चैनल पे नहीं आया, टीवी पे आया ही नहीं।
अरे उसके लिए टाइम चाहिए भाई, मेरे पास तो टाइम है नहीं। यदा कदा आते रात की 12 बजे बाद डिस्कवरी पे, तो मैं तो कभी आया नहीं और गया भी नहीं। सारे कभी व्यस्त 8-8 दिन से कभी सम्मेलन पढ़ रहे, कोई कहाँ से गया, कोई बेंगलोर से, कोई हैदराबाद, मैं कहीं भी नहीं गया। और मैं सीधा मेरे घर से यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ से वापस सीधा मेरे घर चला जाऊँ। मैं अपन 8-8, 10-10 दिन इधर उधर घूमते फिरो, अपने घर के सामने दूसरे घूमे फिरे, क्या मतलब है? इस दुनिया में मेरे दोस्त नग्नता तो ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे, सुने आप और इस छोटे बालक को आशीर्वाद दे देना कि दुनिया में नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है। या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन। आदरणीय चेयरमैन साहब ने कहा था, श्याम नारायण पांडे जी की हल्दी घाटी की 2 पंक्तियां पढ़ी थी। मैं प्रणाम करता हूं आपको, हालांकि पांडे जी से हमारा कोई काम नहीं पड़ा, और अब क्या करें, प्रणाम तो करना पड़ेगा। पांडे जी इतने बड़े कवि की जो आज हमें सुनने की पहली बार मिली कि अगर इतने काव्य रसिक हैं, आप पांडे जी को पढ़ते, दिनकर जी, निराला जी, पंत जी को, आप रश्मि रथी को अगर आप पढ़ते तो बहुत बड़ी बात। मैं प्रणाम करता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अद्भुत सुन रहे हैं आप आपके सम्मान में ताली बजाते हैं, भगवान की कसम ताली बजाते हैं। बहुत शानदार कवि सम्मेलन, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और वे बहुत कमाल का तुम संचालन करते हैं, अद्भुत, बहुत शानदार। तो मैं कह रहा था कि या तो नग्नता वो अच्छी लगे कि जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी, और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मोटा तालियां हो जाती, मोटा तालियां हो जाती, जिंदाबाद जिंदाबाद। या फिर वो नग्नता अच्छी लगे, धरती कहाँ बनाया बिछौना, अंबर को जिसने ओढ़ा। विद्या में है, कविता पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में। धरती का बनाया बिछौना, अंबर को जिसने ओढ़ा, 10 दिशाओं का किया आवरण। किस नग्नता की बातें कर रहे हैं मेरे दोस्त, हमें पता नहीं, हमें जानकारी नहीं। बम फट रहे हैं, आतंकवादी बम फोड़ रहे हैं, हम जानते नहीं है। ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूटा था, और अगली पंक्ति में पीछे तक लोग हाथ उठाना। इस देश के अंदर जो अश्लीलता और नारियों को अधोगध वस्त्र उतार करके रेप पर अगर चलाया जाता है, तो 25 करोड़ नारियों का नेतृत्व करता हूं कि ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काहे की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पर नाचने वाली पत्नी हो, और दौर चला दो संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोलने का। तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। ये पत्नी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अपन बात नहीं कर सकते। मैंने मेरी पत्नी से कहा, बोले रात को कटे बाल वाली मैडम मेरे सपने में आ रही थी, बोले अकेली आ रही होगी। मैंने कहा तुझे कैसे पता, बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। कॉन्फिडेंस था। मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए। और मेरे दोस्त, एक लाइन पढ़ता हूं, पूरा सदन हाथ उठाए ताली बजाए, और मैं बैठना चाहता हूं, पूरा सदन एक बार वंश मोर करे। मैं तो नाटक कर रहा हूं, तो वंश मोर के चक्कर में 125 करोड़ हो गए, क्या मतलब है। इसलिए पूरे देश को आवा है। कविता मैं सुना देता हूँ, मेरी चीजों की नई कविता है, समय कम है, इसके बाद विनीत भैया पढ़ेंगे और पूनम जी हमारे बीच में पढ़ेगी, और हमारे वो भैया पढ़ेंगे। एक कविता चलेगा क्या, दौड़ेगा देखो तो सही आप तो, भी तो
मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सब बढ़िया सुन रहे हैं। और मैं इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैं सुना ही बढ़िया है, उनको सुन रहे हैं आप। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, भाई ने बताया कि हेमराज का सर काट करके पाकिस्तान के आतंकवादी ले गए। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वही रक्षा में आपने पढ़ा होगा, चतुर्सेन को पढ़ा होगा, वाल्मीकि को आपने 17 लाख वर्ष पहले पढ़ा होगा। हिंदुस्तान आर्यावर्त रेवाखंड जिस हिंदुस्तान को हम कहते थे, वो हिंदुस्तान कितना विस्तृत रहा होगा। जब हेमराज का सर काटा गया होगा तो उसकी आत्मा कहीं न कहीं रोई होगी, भटकी होगी, और उस हेमराज ने कुछ कहा होगा उन आतंकवादियों से। वो हेमराज का मस्तक काट करके लाहौर में ले गए होंगे, और क्यों ले गए होंगे शायद वो बताएंगे कि ये हिंदुस्तान के उस बेटे का मस्तक है जो कटना पसंद करता है परंतु झुकना पसंद नहीं करता है। तो हेमराज की आत्मा कहीं न कहीं रोई होगी। तो उसने कहा होगा हेमराज ने कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। सभी एक हिंदुस्तान में तो पैदा हो गए, अपन इसी देश के रहने वाले हैं। तो वो एक छोटी सी शिकायत करता है कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान को ढंग से नहीं पढ़ा, इसीलिए जिहादी हो गया है। क्या बात है, कविता को आगे बढ़ाता हूं। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसलिए जिहादी हो गया है। कसाब को फांसी की सजा हुई और कसाब से कहा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा बताए, तो कसाब ने कहा कि कुरान मंगाई जाए, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं। बेवकूफ, जो कुरान तू आज पढ़ रहा है वो 20 साल पहले पढ़ती होती तो ना तो तू आतंकवादी बनता, ना तुझे फांसी होती। जो काम टाइम पे करना चाहिए वो करा नहीं तूने। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। पंक्ति सुने, कविता प्रारंभ करता हूं कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके तू इस धरती पर घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पे तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तो तालियों को रोके हाथ, पंक्ति सुने कि तुझे पता नहीं इन गांव की गलियों के चबूतरे पे तूने कई रातें काटी है। अरे ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर जब छोटे थे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो भारत माता की जय बोलता था सबसे आगे तू। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भींगा था तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। अब आपकी तालियां कमजोर हो रही है, मैं कविता सुना रहा हूं मेरे दोस्त। चुराए थे जो बेर साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। वो बम फट रहे हैं रोज। उस बम से मैंने कहा कि क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि बम बोलता नहीं है, और अगर बम बोलेगा तो वो बोलेगा कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। मैं जब जब भी फटा हूं खुद की नजरों में घटा हूं, मैं हर बार यूं ही चला गया हूं। बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। भाई जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। प्रॉब्लम इसमें दूसरी है कि आधे लोग वो हिजबुल को नहीं जानते, आधे लोग बिस्मिल को नहीं जानते हैं, बीच में बेचारा बम फंसा हुआ है। चुराए थे जो बेर हमने, वो बम में क्यों बदल गए। पंक्ति सुने के है आपका बचपना कि यार कैसे भूले वो सावन के झूले, कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले। वह आवारागिर्दी की बातें, वह कम कपाती हुई सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी हमने देखे थे। बांग्लादेश हिंदुस्तान से कटा। पंक्ति देखे आप साहब, बोलिए, स्वागत है। स्वागत दिए तो भी ज्यादा पड़ेंगे भगवान, क्योंकि बांग्लादेश कट गया हिंदुस्तान से। कि वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारागिर्दी की बातें, वो कम कपाती हुई रातें, रोज रोज बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, कसम खाई थी साथ साथ मरने और जीने की
क्या आदत बिगड़ी थी यार बाबूजी की जेब से बीड़ी चुरा कर पीने की। और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से मैंने अमरूद तुम्हारी तरफ फेंके थे और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। पत्तों की सरसराहट से तालियां रोके कि पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। हाय हाय हाय, आपकी तालियां बजना चाहिए। मैं कविता की बात कर रहा हूं। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई और पता नहीं आ गया अब तू किसकी बातों में बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। दुश्मन के साथ भी हमारा व्यवहार कैसा हो सकता है? हम कितने सहज हैं, हम कितने सरल हैं, हम कितने भावुक हैं, हम कितने अच्छे हैं। एक बार तालियों का घन तो बढ़ाना। आपके संस्कार की अगर मैंने बात कर दी है, भारतीय संस्कृति की, हमारे संस्कारों की बात करती हो तो कि उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था और तेरी मेरी चल रही थी कुट्टी, गर्मी की चल रही थी छुट्टी और तू बीमार पड़ा था तो छूट गए थे तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे तब मेरे दादा ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गन्ने। अरे मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था। मूर्ख, तुझे पता ही नहीं मेरी माँ ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया। मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था। तो भी 4 लाइन पढ़ता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरे जीवन की नहीं लिखूंगा कि आपकी कमजोर ताली मुझे कमजोर कर रही है। मेरी कविता कमजोर रहेगी इसलिए आपकी ताली कमजोर हो जाएगी। पर सुने आपके विनिपिया के अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव। अभी भी जिंदा है वहां नीम पीपल और वह मोरसली की छांव, जहां शाम ढले पीपल तले तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले। कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पर बिखरी हुई जहां प्रकृति। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी और मत फैला ये बारूदी धुआं, अपने गांव की सारी तितलियां मर जाएगी। मत फैला ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। अरे तेरे आने की उम्मीद में 2 लाइन और सुन ले और आशीर्वाद दे मुझे विदा करे कि तेरे आने की उम्मीद में आज बोलता है नीम के पेड़ पर। प्राणों को पुतलियों में लिए हुए पिताजी बैठे होंगे खेत की मेड़ पर। क्या बात है, वाह। तेरे आने की उम्मीद में कागा बोलता है आज भी नीम के पेड़ पर। भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर थे और महाभारत युद्ध हुआ, 40 करोड़ लोग, 18 अक्षौणी सेना 18 दिन के अंदर मारी गई। डॉक्टर राजकुमार भ्रमर लिखते हैं युद्ध का अंत, युद्ध किसी चीज का अगर हल होता मेरे दोस्त तो इस दुनिया के अंदर सृष्टि का नियंता वासुदेव श्री कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी राधा के साथ बांसुरी नहीं बजाता। प्रेम सबसे बड़ी चीज है मेरे दोस्त। मैं आपके बीच में 2 लाइन पढ़ देता हूँ कि तेरे आने की उम्मीद में आज भी कागा बोलता है नीम के पेड़ पर और प्राणों को पुतलियों में लिए हुए पिताजी बैठे होंगे खेत की मेड़ पर। सुनहरी धूप निकली है गांव में तेरा पापी बदन सेकने के लिए। सुनहरी धूप निकली है गांव में तेरा पापी बदन सेकने के लिए और कंठ में प्राण लिए हुए माँ बेटी है कल मुझे एक बार तेरा मुंह देखने के लिए, एक बार तेरा मुंह देखने के लिए। परंतु हे कलमु है तूने मुंह नहीं दिखाया माँ को। कलमु है तूने मुंह नहीं दिखाया माँ को तो माँ नाराज हो गई है और नाराज माँ जब हो जाती है तो बेटे को फिर इतनी देर माइक पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। मैं अपना स्थान ग्रहण कर रहा तो से मैं आई हूँ वहीं से अपनी 4 पंक्तियाँ उठाती हूँ और आपके बीच में रखना चाहती हूँ
काफी देर से देख रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा, बहुत मन से सुन रहे हैं। आपने सारे कवियों को स्नेह दिया, अपना प्यार दिया। मैं भी इस क्रम में हूँ और 4-4 पंक्तियों से आप सभी के मन तक पहुँचने का प्रयास करूँगी। और इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे श्रोता यहाँ पर मिलेंगे। आपने सबके लिए तालियां बजाई, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाई। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है, स्वागत है। 4 पंक्तियां आप सभी को समर्पित करती हूँ और अपने क्रम में पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा कि गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं, गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं। समय की दौड़ से हमने यहाँ कुछ पल चुराए हैं, समय की दौड़ से हमने यहाँ कुछ पल चुराए हैं। और मिलेगा आप सबका प्यार, ये विश्वास है मुझको, तुम्हारे शहर में हम आज पहली बार आए हैं, तुम्हारे शहर में हम आज पहली बार आए हैं। और 4 पंक्तियां मथुरा से आपके बीच में आई हूँ, प्रेम की धरती से आपके बीच में आई हूँ, वहीं से उठाने की कोशिश करती हूँ और आपके बीच में पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा कि किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ। दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ। कभी कान्हा के होठों पर सदा रहती थी गोकुल में, मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ, मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ। देखिए, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे पास हास्य की फुलझड़ियाँ नहीं है, ओज की वो भाषा भी नहीं है जो आपके मन तक पहुँचने का प्रयास करूँ। मैं आप सभी को अपनी रचनाओं से थोड़ा संजीदा हो जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपनी ऊर्जा के साथ सुनेंगे तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। प्रेम की ऊपर 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं और मुझे नहीं लगता कि प्रेम की परिभाषा में इससे अच्छा कुछ कहा जा सकता हो। आदरणीय नीरज जी की 4 पंक्तियां आपके आंगन में निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। आप लोगों को कैसी लगे मुझे बताइएगा अपने आशीर्वाद से। कि हंसी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्रेम को खोजने जो चला वो, मगर प्रेम को खोजने जो चला वो, न तन लेके लौटा न मन लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये होता है प्रेम, ये होता है प्यार, ये होता है समर्पण। जो लोग भगवान कृष्ण ने जीवन के अनेक रंगों को जिया, लेकिन आज उनके प्रेम के स्वरूप को आज भी लोग पूछते हैं, और जो लोग प्रेम में तरह तरह की बातें करते हैं, उन्हें रोग बताते हैं, उनके लिए मेरे प्रेम में अपनी अभिव्यक्ति क्या है 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मंच करना चाहती हूँ। हमारे प्रिय मैं भाई तो नहीं कहूँगी, जब से जानी जी ने कुछ बताया है, लेकिन हमारे लेकिन आप कह सकते हैं उसके बाद जॉनी भाई का आपको समर्थन भी मिलेगा। ये डायलॉग तो जॉनी भाई का हर प्रोग्राम में होता है। नहीं, हम सबके प्रिय हाशिम जी ने अपनी रचनाओं से आप सभी के बीच में मन तक पहुंचने की कोशिश की है। हम सभी लोगों ने बड़ा स्नेह करते हैं और वैभव जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। पहली बार इनसे मुलाकात हुई है, पहली बार इनके संचालन में मैं कार पाठ कर रही हूँ। इन्हें देखें और मेरी 4 पंक्तियां सुने। ये कह रहे थे कि मेरे बारे में क्या विचार है, मुझे देखकर आपको कैसा लगता है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक बार जोरदार ताली से मुझे बताइएगा। सुने। स्वागत है। कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से, हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से, चीटी खींच ले जाती है इनको 4 पाई से। और कोई कहता यहाँ के है, कोई कहता वहाँ के हैं, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। चलिए, मेरे इनके सम्मान में इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं था। और आइए कविता से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। कविता का मंच है, आप लोग कविता को जानने वाले समझने वाले लोग बैठे हुए हैं। 4 पंक्तियां कहने की कोशिश करती हूँ। जो लोग प्रेम में तरह तरह की बातें करते हैं, उनके लिए रोग बताते हैं, मैं उनके लिए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा।
कि प्यार में लोग जाने क्या तो क्या समझते हैं, प्यार में लोग जाने क्या को क्या समझते हैं, हम तो बस इसको रूह की सदा समझते हैं। ये प्रेम को लोग मानते हैं जहां वाले, प्रेम को लोग मानते हैं जहां वाले, हम हर एक रोग की इसको दवा समझते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम हर एक रोग की इसको दवा समझते हैं। और चार पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि ढाई आकर कहने में कितनी तकलीफ उठा रखी है, ढाई आकर कहने में कितनी तकलीफ उठा रखी है, तूने होठों में दबा रखी है, मैंने आंखों में छुपा रखी है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शब्दों का कोई काम नहीं होता। आप सभी का मन मांगती हूँ, चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि अच्छी बात पर अगर अच्छी तालियां आएंगी तो मुझे हौसला मिलेगा। उल्लास के साथ आप लोग सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि चाहतों की ज़मीं खुद आसमान होती है, चाहतों की ज़मीं खुद आसमान होती है, सरे जहान में ये इम्तिहान होती है। कि कौन कहता है मोहब्बत में जुबां होती है, कौन कहता है मोहब्बत में जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। और चार पंक्तियों में कहना चाहती हूँ क्यों जरूरी होता है प्रेम, कि फूलों का कोई परिवार नहीं होता, फूलों का कोई परिवार नहीं होता, खुशबू का कोई घरवार नहीं होता, और कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, पर कागज की कश्ती से कभी दरिया पार नहीं होता। तब पंक्तियां आके बीच में लगती। देखिए मुझे लगना चाहिए कि मैं बिलाई में बैठी हुई हूँ, बिलाई में खड़ी और ये बिलाई के श्रोता, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए। पहली बार बिलाई में कृष्णा पब्लिक स्कूल में पूनम जी पढ़ने आई हैं, क्योंकि हमने इन्हें बुलाया ही पहली बार है। मैं चाहूँगा दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, आप जैसे श्रोता तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। चलिए चार पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी बैठे हुए, मैं उनके ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। कि हमने पर्वत भी तपिश से पिघलते देखे हैं, हमने पर्वत भी तपिश से पिघलते देखे हैं, और बहते पानी में ये चिराग जलते देखे हैं। कि प्यार में डूबे ख्यालों के आसमानों में, प्यार में डूबे ख्यालों के आसमानों में, हमने रातों को भी सूरज निकलते देखे, हमने रातों को सूरज निकलते देखे हैं, हमने रातों को भी सूरज निकलते देखे हैं। और आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मैं अपनी चार पंक्तियां आप लोगों के बीच में निवेदित करती हूँ, अपने मन की पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। कहना चाहती हूँ कि तुम भी चाहत के समंदर में उतर जाओगे, तुम भी चाहत के समंदर में उतर जाओगे, खुशनुमा से किसी मंजर पे ठहर जाओगे। कि मैंने यादों में तुम्हें इस तरह पिरोया है, जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो वो आत्मा से कैसे जुड़ जाता है। मैं आखिरी पंक्ति में कहना चाहती हूँ, और आप लोगों को लगे कि सही बात कहने की कोशिश की तो मुझे भरपूर समर्थन दीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। पंक्तियां के बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। कि तुम भी चाहत के समंदर में उतर जाओगे, खुशनुमा से किसी मंजर पे ठहर जाओगे। कि मैंने यादों में तुम्हें इस तरह पिरोया है, मैं जो टूटी तो सनम तुम भी बिखर जाओगे, मैं जो टूटी तो सनम तुम भी बिखर जाओगे, मैं जो टूटी तो सनम तुम भी बिखर जाओगे। और चार पंक्तियों में अपने नाम को लेकर कहने की कोशिश की है, अपना परिचय देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, आप लोग बताइएगा कि मेरा परिचय कैसा लगा आप लोगों को। पंक्ति आपके बीच में रखती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि तुम में जो टूटी तो सनम तुम भी बिखर जाओगे, कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, मैं हूँ पूनम। देखिए अगर अब तक अगर जिन दिन ने तालियां नहीं बजाई, अगर मेरी इस बात पर आप सभी के हाथ खामोश रह गए तो मुझे आप सभी से शिकायत रह जाएगी।
मैं पंक्ति आपके बीच में रहती हूँ, अपना स्नेह मुझ तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। सुनिएगा कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं और जाने मुझ पर निसार बार बार करते हैं। कि मैं भला इंतजार क्यों करूँ सितारों का, मैं भला इंतजार क्यों करूँ सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते। क्या बात है जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना अच्छा सुनेंगे, मैं डर रही थी। इतना स्नेह मुझे देंगे और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करके आपके स्नेह को कम नहीं करना चाहती हूँ। और जब आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मुझे गजल के एक शेर आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक बार जोरदार तारीफ से मुझे आ रही। गजल से पहले कहना चाहती हूँ कि न जाने क्यों वो हमसे मुस्कुराकर मिलते हैं, न जाने क्यों वो हमसे मुस्कुराकर मिलते हैं, अंदर के सारे गम छुपाकर मिलते हैं और जानते हैं कि आंखें सच बोल जाती हैं, जानते हैं कि आंखें सच बोल जाती हैं, शायद इसलिए वो हमसे नजर उठ झुकाकर मिलते हैं। हमारी आप माता शक्ति बेटी में उनका स्नेह चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ और गजल आपके बीच में रखिए, सुनिएगा। कि नजर जो मिलती तो जान लेते, तुम्हारे दिल में हुजूर क्या है। आखिरी पंक्ति पर अगली पंक्ति पर जरा मेरा साथ हो जाइएगा। कि नजर जो मिलती तो जान लेते, तुम्हारे दिल में हुजूर क्या है। वाह, क्या बात है। जो तुमने पल के झुकाए रखी, जो तुमने पल के झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। जो तुम देखिए, अभी वो बात मुझे लगी नहीं जो मुझे लगना चाहिए। यहाँ पर पढ़े लिखे श्रोता मैं कोशिश करती हूँ और आप सभी का भरपूर समर्थन एक साथ चाहते हो। ये 2-4 ताली से काम नहीं चलेगा, मैं कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि नजर जो मिलती तो जान लेते, तुम्हारे दिल में हुजूर क्या है। तुमने पल के झुकाए रखी, जो तुमने पल के झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। कि किसी की किस्मत सनम की बाहें, किसी की किस्मत में सिर्फ आहे। प्रेम में कैसी कैसी विसंगतियां होती हैं। शेर के माध्यम से आपके बीच में आदरणीय त्रिपाठी जी का अगर मुझे आशीर्वाद मिल गया तो मुझे लगता है कि आप सारे बिलाई वाले का मुझे आशीर्वाद मिल गया। सुनिएगा। कि किसी की किस्मत सनम की बाहें, किसी की किस्मत में सिर्फ आहे। मगर नाहों से निकले मोती, मगर नाहों से निकले आंसू, के सामने कोहिनूर क्या है। तुमने पल के झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। देखिए, इधर के लोगों से मुझे शिकायत रह जाएगी। मैं अगला शेर आपके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। जो तुमने पल के झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। आप सभी को समर्पित करती हूँ अगला शेर। कि तुम्हें समझने की जिद में साहिब हम हैं, कि जो खुद को भूल बैठे। तुम्हें समझने की जिद में साहिब हम हैं, कि जो खुद को भूल बैठे। न जाने कब आएगा समझ में, न जाने कब आएगा समझ में, तुम्हारे मन में फितूर क्या है। झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। और अगला शेर आपके बीच में रखना चाहती हूँ। जिन्होंने जिंदगी में कभी सच्चा प्रेम किया हो, मेरी बात ध्यान से सुने और आप लोगों को लगे कि मैंने कुछ अच्छा कहने की कोशिश की है, तो आप सभी का समर्थन चाहती हूँ, सुनिएगा। जो तुमने पल के झुकाए रखी,
सुनिए, हाशिर जी जहाँ चाहते सुनिएगा। तो फिर हमारा कसूर क्या है कि शिकायतों की हो दिल में आंधी, मगर लबों पर ना कोई शिकवा। शिकायतों की हो दिल में आंधी, मगर लबों पर ना कोई शिकवा। कि कोई बताए कि प्यार में, हाँ कोई बताए कि प्यार में इससे बढ़ के हुस्ने शौर क्या। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। तो फिर हमारा कसूर क्या है। फिर से कोशिश करती हूँ कि शिकायतों की हो दिल में आंधी, मगर लबों पर ना कोई शिकवा। कोई बताए कि प्यार में, हाँ कोई बताए कि प्यार में इससे बढ़ के हुस्ने शौर क्या है। जो तुमने पलकें झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। और कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि दूरियों से प्रेम बढ़ता है, लेकिन मैं कुछ उल्टी बात कहने की कोशिश की है। आप सभी का मन चाहते हैं, इसी तरह स्नेह बनाए रखिएगा। कि जो तुमने पलकें झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। कि सुना है कहते जमाने वाले की दूरियों से है प्यार बढ़ता। सुना है कहते जमाने वाले की दूरियों से है प्यार बढ़ता। कि करीब आओ तो मैं भी देखूं, करीब आओ तो मैं भी देखूं, मेरी मोहब्बत में नूर क्या है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। और मैं वो शेर आपके बीच में रखना चाहती हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है। आप लोगों को कैसा लगे मुझे बताइएगा। जो तुमने पलकें झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। कि न जाने कैसी ये बेखुदी है, न जाने क्यों है नशा अजब सा। न जाने कैसी ये बेखुदी है, न जाने क्यों है नशा अजब सा। कि तुम्हारी चाहत में डूबने से, तुम्हारी चाहत में डूबने से, ये हल्का हल्का सुरूर क्या है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ चलिए मैं फिर से आपको समर्पित करके सुनिएगा। कि न जाने कैसी ये बेखुदी है, न जाने क्यों है नशा अजब सा। कि तुम्हारी चाहत में डूबने से, तुम्हारी चाहत में डूबने से, ये हल्का हल्का सुरूर क्या है। क्या बात है, पलकें झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। और इस गजल के अंतिम शेर में आपके बीच में रखना चाहती हूँ। एक रोज जब चांद से किसी ने उसकी खूबसूरती का राज पूछा, तो उसने क्या जवाब दिया। अगर आप लोगों को लगे कि मैंने कुछ अच्छा कहने की कोशिश की है, तो अपनी तालियों से मुझे विदा करिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। इसी उम्मीद के साथ इस गजल का अंतिम शेर आपके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। जो तुमने पलकें झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। कि किसी ने जो राज़ नूर पूछा, तो हंस के यूं उससे चांद बोला। किसी ने जो राज़ नूर पूछा, तो हंस के यूं उससे चांद बोला। कि महल है पूनम की इसमें शामिल, महल है पूनम की इसमें शामिल, हमारा अपना गुरूर क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां दोस्तों, प्रेम का जोरदार तालियां दोस्तों। शुक्रिया। राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से भिलाई के इस पाती श्रोताओं को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं।
हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता हम कविता कितनी कह पा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जितना अच्छा वक्तव्य आदरणीय तिवारी जी ने दे दिया है, उतनी अच्छी कविताएं अभी तक हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। जितना अच्छा गद्य उन्होंने बोल दिया है, मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। और ये हमारी दृष्टता है कि वो सामने बैठे हैं, हमें उनके सामने होना चाहिए था, उन्हें ऊपर होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह सामने इसलिए बैठ जाते हैं कि अर्जुन के धनुर्वाणों की विद्या को देख लें कि कितना सीख पाए हैं, शायद उसी कौशल के लिए वहां पर बैठे हैं। मैं मंच की ओर से प्रणाम निवेदित करता हूँ। हमारे JCI के सभी सदस्यों ने बहुत मेहनत करी है। हमारे संदीप ने और हमारे संतोष भाई मुझे लेकर आए एयरपोर्ट से, और पूरी व्यवस्था इन्होंने बहुत अच्छी की। मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि पुरानी पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन नई पीढ़ी यदि सजग हो गई है तो हमें उसके लिए बहुत बहुत आशीष और बहुत बहुत स्नेह शुभकामनाएं देनी चाहिए। एक बार इन सब के लिए तालियां बजाइए। इन नए बालकों ने, हो सकता है आपके अभी तक के पूरे कार्यों पर सफल नहीं हो पाए हों, लेकिन वो दिन दूर नहीं है ये आपकी कसौटी पर खरा उतरेंगे। प्यार हस्ती मल हस्ती लिखते हैं, वैभव भाई जानते हैं, हमारे बड़े उस्ताद शायर हैं। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। मैं इन दोस्तों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने पूरी शाम आपके लिए संजोई है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं है, इनके दिल तक जाना है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हमारी प्यारी भतीजियों ने काफी पॉपकॉर्न खाली कर दिए हैं। तालियां बजाने के चक्कर में पॉपकॉर्न की धूल झाड़ लेती थी। हम समझते थे कि कविता पे तालियां बजाई जा रही हैं। ऐसा अब बताया था, नारियां जो है साहब ये है अत्याचार है, तो हमारे ऊपर हिंसा हो जा रही है। और जैन समाज के लोग भी हैं यहाँ पर। आपने बहुत अच्छे पॉपकॉर्न खाए, कविताएं तो किस्तों में सुन लिया आपने, वो अतिरिक्त बात है आप लोगों की, अच्छी बात है। वैभव मेरा बहुत पुराना प्यारा दोस्त है, इसको आप देखो तो आपको ऊपर का हिस्सा आप देखो, जितना फेस अच्छा है उससे आता है इसका सरफेस अच्छा है। काफी कीमती मेहमान है ये हमारा आज का। इसे देखकर ऐसे लगता है कि सिर के बाल ऐसे ही गायब हो गए हैं जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं नष्ट हो गई हों। लेकिन फिर भी लगभग सफेद कपड़ों में बैठा हुआ है ये और हमारा संदीप। मैं संदीप को कई बार सोचता हूँ तो देखता हूँ, ऐसा लगता है जैसे पुरुष विधवा होता तो कैसा लगता है। संदीप मेरा प्यारा छोटा भाई, उसने मुझे बताया कि वो मुझे सुन के बना है। पता नहीं इसको सुन के मैं बिगड़ूंगा कि क्या होगा, लेकिन अच्छा आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसी थोड़ी लोगों ने क्लब में रखा है इसको, काफी कोई कारण है इसके पीछे। जो काम 50,000 में होना चाहिए अगला 20,000 में निपटा देता है। इससे बढ़िया कमीशन का संयोजक और क्या हो सकता था। अगले ने आज 10,000 की तो हमारी एक्स्ट्रा फ्लाइट हुआ दी भाई ने, फिर भी भाई साहब आना तो पड़ेगा आपको। ठीक है आ रहे हैं भाई, तो पिछला कमीशन के पेमेंट तो उसमें निपट गए, हमारे फ्लाइटों में आए। लेकिन बढ़िया आदमी, अच्छी व्यवस्था जुटाई। पिछली बार इसने एक और आयोजन किया था, इतने लोग बुला लिए भाई ने वहां पे। अब आदमी ज्यादा आ गया, हलवा कम पड़ गया तिवारी साहब। लेकिन अगला तो बुद्धिमान आदमी, जैसे वाला क्यों पकड़ रखा है मैं बताता हूँ कारण। ये इंटेलिजेंट आदमी क्यों रख रखा है। अब हलवा कम पड़ गया, आए संतोष अनिल वगैरह हमारे, कहना यार संदीप हलवा कम पड़ गया है। कहला चिंता मत करो, आदमी कितने हैं। कहला आदमी तो अभी कम से कम 150-200 बच रहे हैं। कहला हलवा कितना है। कहला 10 आदमी का। चिंता मत करो मैं इंतजाम करूंगा। संदीप आदमी बहुत इंटेलिजेंट आदमी। कहला कुत्ता मंगवाओ। कहला यार हलवा मंगवाओ कुत्ता मंगवाओ। कहला कुत्ता मंगवाओ। अगले ने कुत्ता मंगवाया भाई, एक डंडा दिया, खींच के दिया कुत्ते के, कुत्ता आगे संदीप पीछे पीछे। अब लोग वहां हलवे की प्लेट लिए खड़े हुए। कहले भाई साहब कुत्ते को क्यों मार रहे हो। कहले मारू नहीं क्या, हलवे की कढ़ाई में मुंह देके चला गया। वो हलवा आज तक बचा हुआ पड़ा है। आपको किसी भी समारोह में यदि कोई चीज कम पड़े तो संदीप को याद करो, अद्भुत जुगाड़ का आदमी है। मैं सही बता रहा हूं आपको, इतना अद्भुत जुगाड़ का आदमी है। सर रोडवेज बसों के अंदर, ट्रेन के अंदर जानवर ले जाना मना है। इंसान यात्रा करते हैं, अगला जानवर तक को यात्रा कराते। बकरी लेके खड़ा अगला रायपुर के स्टैंड पे, बस स्टैंड पे, बस रोको बस रोको। कहला क्या है जी। कहले बकरी चल रही है सर। कहले बकरी नहीं चल सकती। सर राजघाट से पकड़ी है, गांधी जी की बकरी है, चलेगी जरूर। कहला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बकरी 3 बसें खाली निकल गई। चौथे में अगले ने जुगाड़ ढूंढ लिया, इंटेलिजेंट ज्ञानी पुरुष है तो बुरका लाया कहीं से, बकरी को उड़ा दिया। अब वहां बैठाया, अब बस रोकी। कहला दादी बीमार है, कमर झुकी हुई है, इसका अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। कंडक्टर को दया आ गई, कहला दादी को बैठाओ। इसने गोदी में उठाई, बकरी बैठा दी। अब बकरी
तो बकरी बेचारे उसने हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करा है। अब मजा लेना जो कंडक्टर ने जवाब दिया, जैसे उसने देखा कि तीर्थ यात्रा से आई हुई दादी की व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं, उसने कहा ऐसा है संदीप, तेरे दादी की रुद्राक्ष की माला टूट चुकी है, बीड़ना शुरू कर। एक बार जोरदार तालियां संदीप के लिए बजाओ। ज्ञानी पुरुष बैठा रखा है आपने यहाँ पे। ये सब व्यवस्थाएं मेरे को इसलिए करनी पड़ी कि पूनम जी जितना अच्छा करके गई थी, मेरे को पोस्टर हटाने जरूरी थे। आधे तो उनके कविता में और आधे उनके रूप के अंदर खोए हुए लोग थे। मैं सही बता रहा हूँ आपको। हमें कौन सी में कैक्टस इतनी देर बाद खड़े हुए हम लोग बात, असली व्यवस्था तो निकल चुकी है। कहीं से ताली नहीं बजे, पर इस कोने से ताली जरूर बजती थी। मैं कहा ये देखो सारे कृष्ण जी धरी बैठे हुए हैं, चलिए इस सुदामा को भी सुन लो, आपकी कृपा होगी। मैं कविता शुरू करता हूँ। इस भाषा ये विषय मेरा है भी नहीं, मैं तो राजस्थान से आया हूँ। पंडित नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां मेरे जहन में हैं, मेरे तेवर को सुनिए। मैं शुरू होता हूँ। वैभव मुझे आज पहली बार मिले, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। अच्छा संचालन उन्होंने किया है, हालांकि वो कविता सम्मेलन का शायद पहली बार संचालन कर रहे हैं, लेकिन कोई कसर उन्होंने अपनी तरफ छोड़ी नहीं है। अच्छी मेहनत करी है और परिश्रम के परिणाम उन्होंने दिए हैं। एक बार वैभव बाबू के भी आप तालियां बजा दिएगा, बहुत अच्छी मेहनत से संचालन किया। वो धरती आड़ा रानी के शीश दान की है। और विनीत चौहान शुरू होता है, जो असली विनीत चौहान वो शुरू होता है। मैं कहां से आया? राजस्थान से आया हूं। पंडित नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्ति उधार लेता हूं और अपना काव्यपाठ शुरू करता हूं। वो धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, वो धरती छाला माना के प्राण दान की है। यहाँ कुर्सियां खाली हो चुकी हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि इन खाली कुर्सियों से मुझे ताली बजवानी है। मैं दावा करता हूं कि 2 मिनट में या तो पूरा पंडाल हूटिंग में बदल जाएगा या तालियों के हजूम में तब्दील हो जाएगा। ये धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, ये धरती छाला माना के प्राण दान की है। और राजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी। यह धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है, यह धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। पूनम जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं तो बचपन से लेकर आज तक जिन संस्कारों में पला बढ़ा हूं, मैंने तो तलवारों की खनखनाहटों में आंखें खोली हैं सर। ये घुंघरू काजल पायल थोड़ा सा दूर से निकल गए मेरे पास से। मेरे मन में भी आती है ढूंढ के गजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है ढपली उठा बजाने की। मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया काजल पर। कहीं कविता हो तो आपके हाथ मेरे तक पहुंचे, कहीं गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर। लेकिन तभी दिख जाता है लोहू से लपट आंचल, मेरी बोराई सीमा का तन घायल और मन घायल। तभी लेखनी से कहता हूं अंगारे बरसा दोरी, ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आरा धोरी, ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आरा धोरी, ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आरा धोरी। मैं उसी सिद्धांत में विश्वास भी करता हूं। मैं एक विषय की अनुमति चाह रहा हूं क्योंकि वो विषय अभी तक हुआ नहीं है। यदि आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, माइक बहुत अच्छा है आज आपका। यदि आप उस विषय की अनुमति देंगे तो मैं उस विषय पर कविता सुना दूंगा, और उस विषय पर नहीं कहेंगे तो मैं फिर गेर बदलूंगा। मैं जलते हुए कश्मीर पर कुछ बोलना चाहता हूं, आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात करूंगा। शुक्रिया, मुझे विदाई ने अनुमति दे दी। मैं एक नई कविता आज यहाँ से पढ़ना चाह रहा हूँ। एक बात सुनना सारा, अभी मोदी जी की चर्चा बड़ी हमने प्रशंसाएं करी है। एक साल में ही था जिस विनीत चौहान ने कविता लिखी थी, जब मोदी जी सिंहासन पर बैठे। क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से। विनीत चौहान ने क्या लिखा पहले ये सुनना, और अब क्या लिख रहा हूं उसको सुनना, दोनों में तुलना करना। कहीं मेरा कवि कमजोर लगे तो मुझे बताना कि तुम गलत बोल रहे हो। क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के, पहली बार हुआ इतिहास में कि पड़ोसी राष्ट्राध्यक्षों को चिंता हुई कि भारत का प्रधानमंत्री कब शपथ लेने जा रहा है। ऐसा 67 साल में कभी नहीं हुआ। तो विनीत चौहान ने लिखा क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से, वो गई कराची तक हलचल भारत के तुंग हौसलों से, वो गई कराची तक। आपकी तालियां कमजोर है, मैं भिलाई में 24 साल से आ रहा हूं। इतनी कमजोर तालियों से मुझे लगेगा तो मैं ठीक भिलाई में कहीं और तो नहीं चला गया। मैं फिर कोशिश कर रहा हूं। वो क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से, वो गई कराची तक हलचल भारत के तुंग हौसलों से। तुम सुनो ध्यान से पदचापें जो इस जनमत से आती हैं, मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर-थर थर्राती है। मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर-थर थर्राती है। तो भारत के वो दिन दूर हुए, मैं इशारा करता हूं, समझ जाए तो मुझे सूचना दीजिएगा। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ के आते थे, सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे दिन आते थे। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा, इशारा समझ गया, मुझे नाम नहीं लेना पड़ा। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ के आते थे, सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। अब हम भी आंख मिलाएंगे दुनिया भर के दादाओं से, अब 2-2 हाथ करेंगे हम इन दाऊद के आकाओं से। भारत मां अपने माथे की ये पीर नहीं सह पाएगी, अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी, और गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही
उस भ्रम को बनाए रखिएगा। उन्होंने कुछ विदेश यात्राएं करी हैं। एक विदेश यात्रा मेरे जहन में है, यदि आपको लगे मैंने ठीक जगह ठीक बात बोल दी है तो मुझे पहली लाइन पे पता लग जाना चाहिए मैं कहां बोल रहा हूं। जो कल तक वीजा देने में 100 शर्त लगाया करते थे। अच्छी बात है, क्या बात है, क्या आप पहली लाइन समझ गए? बहुत बड़ा करना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप समझ लेंगे, लेकिन अगली लाइन लगी तो मैं दावा करता हूं तालियों का विस्फोट आप कर देंगे। जो कल तक जिन्होंने वो स्क्वायर पर उनका भाषण सुना और वो भीड़ देखी हो, तो मैं कह रहा हूं जो कल तक वीजा देने में 100 शर्त लगाया करते थे, भारत को अपमानित करने का जो हरदम ही दम भरते थे, वो सारे, अब समझे मैं क्या बोल रहा हूं, वो सारे अपने स्वागत में कुन फूल बिछाए बैठे हैं। वो हमको वीजा क्या देंगे, खुदास लगाए बैठे हैं। वो हमको वीजा क्या देंगे, वो हमको वीजा क्या देंगे, खुदास लगाए बैठे हैं। वो हमको वीजा क्या देंगे, खुदास लगाए बैठे हैं। और मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूं, लो 100, और इसमें सर कविता नाम पर कुछ है, श्याम नारायण पांडे और दिनकर की वंशावली का मैं सबसे छोटा पैदल सैनिक तिवारी सर आपके सामने हूं। मैंने उस परंपरा को यदि कुछ रखा हो तो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। मैंने अटल जी के साथ भी कविता पढ़ी है लाल किले से। मैं 16 बार लाल किला गया और 15 बार मैंने मोदी जी के सामने भी कविताएं पढ़ी हैं। मेरी 2 किताबों का विवेचन मोदी जी ने किया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उनकी चरण चुम्बन की भाषा बोलना शुरू कर दूं। मैं चाणक्य का वंशधर होने के नाते अच्छी तरह जानता हूं ये चंद्रगुप्त कोई गलत काम करता है तो मेरी तर्जनी सिंहासन की तरफ उठ जानी चाहिए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। उम्मीद का एक ही सूरज है इस देश में इस समय, यदि वहां से निराशा मिलेगी तो कवि को बोलना पड़ेगा। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत मां। मेरे एक लाइन की कविता है सर, मेरा मन रखने के लिए ताली बजाना इस लाइन पर, न भी समझ में आए मेरा मन रखना। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत मां ने टाक दिए अक्षत माथे की रोली में। इस भारत मां ने टाक दिए अक्षत माथे की रोली में। इस भारत मां ने टाक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन करो कैसे। गांडीव रखो क्या तजो शस्त्र, हमें मतलब नहीं है सर, गांडीव रखो क्या तजो शस्त्र, ये सब निर्भर अब तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई 67 साल के अकाल पर राजनीति में बोल रहा हूं मैं, 67 साल से अकाल था राजनीति में। मैंने एक लाइन लिखी है मन से, मैं चाहता हूं आप भी चाहें तो बताइएगा। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे। जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र ये सब निर्भर अब तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, ये जिम्मा केवल तुम पर है। सीमाओं पर गरजो कह दो, पंक्तियां पहुंचे तो मुझ तक लगे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र ये सब निर्भर अब तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है। मैं राजस्थान से आता हूं, मैं राजनीति का काल पढ़ रहा हूं। जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है। बरसों धरती जब तप करती तुम जैसा बेटा पाती है। बरसों धरती जब तप करती तुम जैसा बेटा पाती है। उठ करके बाहों में भर लो, मेरे साथ पूरा भिलाई, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। ये लिखने वाला विनीत चौहान था। 1 साल बाद विनीत चौहान का तेवर बदलता है। अब मैं आपको कसम देता हूं मेरे सच पर आपकी ताली उठे। क्या आपने, मैंने कहा मैं कश्मीर पर कविता सुना, बिल्कुल ताजा कविता, पहली बार, सब लोग मेरे मित्र लोग पहली बार सुनेंगे। मुझे बताएं कि मैं इसमें कहां तक सफल हो पाया हूं। एक बात पूछना चाहता हूं सर, सच हो तो ही बोलना। 1 घंटे के राष्ट्रीय अभियान में त्वदीयाय कार्या बद्धा कटियम के श्लोक बांचते समय मैंने उसी मैदान से सीख लिया था कि व्यक्ति और राष्ट्र में से यदि किसी का चयन करना पड़े तो राष्ट्र का चयन करना, व्यक्ति को दूसरे नंबर पर रखना। मैं अपने कुटुंब के सबसे बड़े व्यक्ति के खिलाफ पहला कवि हूं जो उंगली उठा रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्या 67 साल में आपने इतने पाकिस्तान के झंडे कभी कश्मीर में देखे जितने पिछले 1 साल में देख लिए? मुझे सूचना दीजिए, क्या मैं सच बोल रहा हूं? क्या आपने इतने पाकिस्तान के नारे कभी पहले कश्मीर में देखे जितने पिछले 1 साल में देख लिए? क्या बात है।
हमें उम्मीद थी कि हमारा शेर बैठेगा तो आतंकवादी तो दुम दबा के भाग जाएंगे, लेकिन हमारे शेर को बाहर के दौरों से फुर्सत नहीं मिली, तो विनीत चौहान को लिखना पड़ा कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, अब पार्टी के दुशाले उतार देना। मुझे मिट्टी के बेटों के सामने कविता कहनी है, मैं सच की अदालत में पहली गवाही दे रहा हूं सर आपके शरणों में कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, गली गली में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, शाम सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं। मुझे कहते हैं लोग वीर रस का कवि हूं, मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं साहब, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बागी तैयार कर दूं इस भीड़ में तो मेरा कविता कहना सार्थक है, आपका सुनना सार्थक है। मैं शुरू करता हूं कि पूरी घाटी तो दहल उठी है पाकिस्तानी नारों से, गली गली भी गूंज उठी है आतंकी हथियारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज टूट जाते हैं। 56 इंची सीना है तो, अब मुझे एक एक श्रोता के हाथ खड़े करके तालियां चाहिए, 56 इंची सीना है तो इंतजार मत और करो, गद्दारों के शीश काट दो, हार करो या पार करो, गद्दारों के शीश काट दो, हार करो या पार करो, गद्दारों के शीश काट दो, हार करो या पार करो, गद्दारों के शीश काट दो, हार करो या पार करो। ये हौसला जिस दिन दिल्ली कर लेगी उस दिन कश्मीर में आईएसआई के झंडे लहराने बंद हो जाएंगे। मैं एक ही बात जानना चाहता था सर, आप जिस एक राष्ट्र एक ध्वज की बात करते थे, मुफ्ती मोहम्मद साहब जिस समय शपथ ग्रहण कर रहे थे वहां दोनों ध्वज लगे हुए थे, आपने ऑब्जेक्शन उस दिन क्यों नहीं उठाया? और मुफ्ती मोहम्मद साहब ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, टेलीविजन अखबार पढ़ने वाले लोग, जो पहला बयान दिया वो दिया इस लोकतंत्र का उत्सव इसलिए बन सका क्योंकि आतंकवादियों की मेहरबानी रही, पाकिस्तान के देश की हमारे ऊपर कृपाएं रही। मुझे लगा वो 52,000 बेटों का अपमान है जिनका लहू घाटी के आंगन में बह चुका है। तो मैंने उसी दिन उनसे कहा कि पाकिस्तान की, मेरी नई कविता है सर, मैं इसका, हमारे आजकल कुछ कवि लोग कहने लगे हम इस कविता का बोहनी कर रहे हैं। सर बोहनी उस चीज की जाती है जो बिकाऊ होती है, कविताएं भी यदि बिकना शुरू हो गई तो फिर बचेगा क्या? मैं एक नया शब्द दे रहा हूं सर, मैं इस कविता का भूमि पूजन कर रहा हूं, आपका अक्षत अपेक्षित है मेरे के लिए। पाकिस्तान की, मैं मुफ्ती साहब से एक ही बात कह रहा हूं, मेरी कविता शुरू होती है आपकी तालियों के साथ, कि पाकिस्तान की नहीं प्रशंसा, ये देशद्रोह का नारा है, ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं, नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं, और तुमको भी मुफ्ती जी इसका, अब आपकी तालियां कमजोर रही तो मुझे दुख होगा, कि तुमको भी मुफ्ती जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते, ये उनका बयान है सर, कि मैं विवादास्पद सूबे का सीएम बना दिया गया हूं। मैं यदि पाकिस्तान में होता तो वहां का प्राइम मिनिस्टर होता। मुफ्ती साहब ये सपना बड़ा अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान का एक आईना मैं दिखाता हूं, सुनना, मैं सच बोलने जा रहा हूं, कि तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते, फिर सच लगे तो मेरा साथ दे, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। मुफ्ती जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह देते हैं, कोई रण में जीती भूमि भी वापस कर देता है, कोई सेना के लोगों को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। मैं मुल्क की राजनीति के सबसे बड़े व्यक्ति पर उंगली उठाने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता इतिहास में किस रूप में याद रखता है, मैं उन्हें केवल इस देश के एक सबसे बड़ी भूल करने वाले नागरिक के रूप में याद करता हूं। वो नेता बड़े हो सकते हैं लेकिन इतिहास के कटघरे में हमेशा अपराधी कहाएंगे। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं मुल्क के राजनीति के सबसे बड़े व्यक्ति के खिलाफ बोलने जा रहा हूं, सच लगे उसका नाम ठीक लगे, केवल उनके कारण आज तक हम कश्मीर को रो रहे हैं, गा रहे हैं। मुझे हिम्मत देना कि इस साल जब मैं लाल किले से कविता पढ़ूं, ये कविता पढ़ सकूं, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था, नेहरू जी की कुछ भूलों का, नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल, पता नहीं कितने लोग समझेंगे मैं बोलने जा रहा हूं, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, तुझको आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, तुझको आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, फिर ना कश्मीर का खंडक ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं
55 साल तक ये मुल्क अचकन पर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर छोड़ता रहा साहब। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, काश एक बार ही सही गुरु गोविंद सिंह के बाज भी लाहौर की तरफ छोड़ के देख ले। यहाँ उनके बंदे बैठे हुए मेरे सामने, मैं एक भी सिख को देख लेता हूँ तो उसे गुरुद्वारा मान के सिर झुका लेता हूँ। हमने इसे चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया साहब। ये चुटकुलों की कौम नहीं थी, ये बलिदानों का सबसे बड़ा शिलालेख थी हिंदुस्तान के अंदर, जिसका पूजन सबसे पहले होना चाहिए। आंकड़े बताते हैं 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है इस देश में स्वाधीनता के संग्राम में। आपकी तालियां शायद बड़ा करें इस मेरे वाक्य को। 83 बेटे सिख मां की कोख ने दिए। ये कौम बलिदानी को। हमारे बड़े कवि हरिओम जी लिखते हैं, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके दो दो। इतिहास में उदाहरण नहीं मिलता किसी मां के 4 बेटे और चारों के चारों मिट्टी पर इस तरह बलिदान हो गए हों जैसे गुरु गोविंद सिंह के बेटे बलिदान हुए हों। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। दूसरा उदाहरण नहीं है इतिहास में, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया। छोटे के गर्दन तक जब ईंट आ गई तो बड़े की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। छोटे ने कहा बड़े भैया डर गए लगते, मृत्यु सामने देखी तो रोने लग गए। बड़े ने कहा नहीं छोटे डरा नहीं मृत्यु से। कहला फिर रोते क्यों? जो उन्होंने बात कही वो अद्भुत थी इतिहास में। कहला डरा केवल इसलिए डरा नहीं हूं। कहला फिर रोते क्यों? कहला रोता केवल इसलिए हूं, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। क्या बात है, क्या अद्भुत बलिदान था। क्या बात है। उधर दोनों बेटे चले चौकोर के युद्ध में, रण क्षेत्र की तरफ बढ़े। बाकी दोनों बचे हुए बेटे रण क्षेत्र से वापस लौटे। मां को डर लगा, कायर तो नहीं है बेटे कहीं, युद्ध से क्यों लौटे हो? मां ने सवाल किया अपने दोनों बेटों से, मां प्यास लगी है। मां की आंखों में लाल डोरे उभरे। कहना शर्म नहीं आती, रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? चारों के चारों बेटे बलिदान हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह की पत्नी रोने लग गई, चारों बेटों की मां रोने लग गई। गुरु गोविंद सिंह के पास गई, मेरी कोख खाली हो गई है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह रोती क्यों? कहला 4 बेटे थे, चारों तो मर गए। गुरु गोविंद सिंह ने जो जवाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े इस बात को रेखांकित करते हुए। मत बजाना मेरी कविता पर तालियां, आकाश में कहीं बलिदानी आत्माएं अजर और अमर हों और सुन रही हो तो आपकी तालियां उनके अभिनंदन में खड़ी हो। गुरु गोविंद सिंह जवाब देते हैं, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तब मैंने कहा अगर कबूतर श्वेत नहीं हम वो क्या जाने मुफ्ती मोहम्मद साहब बलिदान कहते किसको हैं? बलिदान सीखो तो गुरु गोविंद सिंह की परंपरा से सीखो। मैं इशारा करता हूं, उनका इतिहास बोलता हूं मुफ्ती मोहम्मद साहब का। नई पीढ़ी के बच्चे शायद न जानते हो, बुजुर्गों से पूछना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इतिहास का कौन सा पन्ना खोलने जा रहा हूं। ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है, जो समझ जाए मुझे सूचना देना। छोटे बच्चों को बताना इतिहास की गलती पर मैं ध्यान दिला रहा हूं। ये क्या जाने कुर्बानी की क्या परिभाषा होती है, ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है। जो अपनी बेटी के बदले में हत्यारे छोड़ चुके, वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके। वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके। अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तक जोड़ देते। अब भी अगर एक ही बात मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, अब भी अगर इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। लेकिन हमारे अटल जी एक ही बात कहते थे, सीमा रेखा नहीं लाऊंगा, सीमा रेखा नहीं लाऊंगा। तो मैंने जानी बैरागी से पूछा, मगर यार तू तो ज्ञानी पुरुष है, ये सीमा रेखा क्यों नहीं लांघते थे? कहला भाई साहब समझते नहीं हो, सीमा और रेखा दोनों स्त्रीलिंग है। अटल जी ब्रह्मचारी है, ज्ञानी पुरुष मेरे को मरवा के छोड़ेगा। मोदी जी भी कहते हैं चाइना के सैनिक हमारे तिब्बत तक टेंट गाड़ देते हैं और हमारी एक ही भाषा है, हमारी सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है। मैं राजस्थान से आता हूं सर, कविता के नाम पर मेरे पास 2 लाइनें आज की रात। मेरे दोनों छोटे हाशिम और पूनम यहाँ बैठी है, गीत के हस्ताक्षर हैं, बड़ी कविताएं लिखते हैं। मैं तो अभिधा का कवि हूँ। ये 2 लाइन इन्हें सौंपता हूँ, उम्मीद करता हूँ कभी कभी इन जैसा लिख पाऊँ मैं भी, जितना मेरे छोटे दोनों नए कलमकार लिख रहे हैं। 2 लाइनें आज की रात मेरे पास कविता के लिए बस। जब हमारे राजनेता कहते हैं यहां तक हमारी सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है, करें क्या पता नहीं है कहां तक है।
मुझे हिम्मत देना है 2 लाइन में जीवन में और लिख पाऊं। सीमा नहीं खिंचा करती है कागज पिछली लकीरों से। भिलाई वालों, कविता सुन रहे हो तो मुझे बताना, मैं कविता सुना रहा हूं। खिंचा करती है कागज पिछली लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। अगर इसलिए मैंने कहा, भारत के मुंह पर हमारे बेटों के सर कट के आगे सर लाल डोरे में उभरे हमारे प्रधानों के 3 बेटों के शवाए तिरंगे में लिपटकर पटना एयरपोर्ट के ऊपर। मैं उस दिन पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कवि सम्मेलन में था। हमें पता लगा 3 बेटों के शव आए हैं, तो लोगों ने कहा वहां कृषि मंत्री का बंगला है, कल सर जाके उन्हें श्रद्धांजलि दे दो। तीनों बेटे तिरंगे में लिपट कर आए, अंतिम बार आए। बिहार के कृषि मंत्री ने जो जवाब दिया, मुझे बोलते हुए शर्म आएगी, आपको सुनते हुए शर्म आएगी। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने एक मंत्री के खिलाफ बयान दर्ज कर रहा हूं, मुझ पर कल मुकदमा हो सकता है, तुम गलत बोलकर गए थे, लेकिन ये इतिहास में दर्ज है। 2 साल पहले 1 साल पहले दिया हुआ दर्ज, काफी निंदा हुई थी उनकी। उन्होंने कहा कि कैसी श्रद्धांजलि, कैसा प्रणाम, उन्हें तो मरने की तनख्वाह देती थी गवर्नमेंट। एक कृषि मंत्री यदि बयान देता है तो विनीत चौहान को उत्तर देने का हक होता है। मैं तुफैल की 2 लाइन कोट कर रहा हूं। रात्रि के इस समय वो एसी कमरे में सो रहे होंगे, आपकी तालियां थप्पड़ की तरह उसके तकिए के पास जानी चाहिए। मैं कोट करना शुरू कर रहा हूं। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घूर तोड़ देती है। तवायफ तक किसी मौके पे घूर तोड़ देती है। हम जिन लोगों के सामने याचना के स्वर जा रहे हैं, ये राजनीति गई कहां है? कोई साधु संत नहीं है राजनीति की ड्योढ़ी पर। अपराधी तक आ बैठे हैं मां संसद की सीढ़ी पर, अपराधी तक आ बैठे हैं मां संसद की सीढ़ी पर। डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में, कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और चंबल में, कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और। हम किस कश्मीर की बात कर रहे हैं साहब? क्या झंडे लहरा रहे हैं? एक बीमार प्रांत है कश्मीर। मैं कविता से अच्छी बात बताकर जाऊं तो मेरा फर्ज है आपके बीच में। मुझे नहीं पता मैं अगली बार कब भिलाई आऊंगा। संदीप का बहुत साधुवाद कि उसने बड़े पुराने रिश्ते याद रखे आज मेरे साथ में। उसने मेरे बड़े भाई अग्निवेश शुक्ल को याद दिला दिया। मैंने भी उनके साथ कविताएं की यात्रा करी थी, बड़े कवि थे हमारे, उसका स्मरण दिलाया। जिस कश्मीर के फूटी कौड़ी भी हम लेते नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी सब लोग जानते हैं, 3 प्रांतों के बराबर अकेले कश्मीर पर खर्च करते हैं हम, लेते एक फूटी कौड़ी भी नहीं। उसके बावजूद यदि कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो मुझे कहने का हक दीजिए, विनीत चौहान का ये वाक्य पूरे हिंदुस्तान तक दूसरा बोल नहीं पाया कोई कवि। और अभी मैं 14 अगस्त को बाघा बॉर्डर पर था, आप सोलमन टेलीविजन पर मेरा शो देखा होगा, बाघा बॉर्डर पर। तो लोगों ने कहा ये कविताएं वहां मत पढ़िएगा, ऐसा कुछ मत कहिएगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं सरस्वती के मंच पर हूं, शपथ लेकर बता रहा हूं, मेरी पत्नी ने रोका मुझे, ये कविताएं वहां मत पढ़ना, सारी रिकॉर्डिंग पीछे होती है। हमारे हास्य के कवि कई बार कहते हैं, विनीत चौहान तुम पाकिस्तान चले जाओ, इन कविताओं को वहां सुनाओ, एक तरफ का टिकट हम देंगे। अब तो आप समझ गए होंगे, ऐसे दोस्तों के रहते मेरे को दुश्मनों की कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये सब इसी गुमताड़े में है कि मेरे को कोई तरह लाहौर भेज देंगे, कहले एक तरफ का टिकट हम देंगे, कहला बाकी का आने का तो लगेगा भी नहीं तुम्हारा। तो इन लोगों ने बड़ा डराया मेरे को। मां बागेश्वर की कृपा है और रक्त में बहता हुआ पूर्वजों का रक्त है मेरी लहू में। मैं 3 फुट दूर था लाहौर से, पीछे मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरी पाकिस्तान के पास है, और मैं वही कविता बोल रहा हूं जो मैंने उस दिन बाघा बॉर्डर पर पढ़ी। यूट्यूब पर पढ़ी है मेरी कविता, देख लेना। एक भी लाइन में इतना बोल जाऊं तो तुम कहना। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि ये कविता वहां मत पढ़ना, पता नहीं लगता आतंकवादी कब आ जाए। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, सैनिक बलिदान होते हैं, एक बार एक कवि भी बलिदान हो जाए तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मैं जो कहना चाहता हूं उस बात को ध्यान से सुनना। कश्मीर को हम फूटी कौड़ी लेते नहीं, देते हैं हमेशा उसे। अब मेरा कड़वा वाक्य सुनना, जब मैं वहां बोला यहां भी बोल रहा हूं। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है, मेरे गुस्से पर आपकी तालियां चाहिए, मैं बोला क्या हूं। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हमसे है, पीता हमसे है, पहनता हमसे है, और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता है। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, हमें नहीं पता, अब तो पैदा नहीं हुए थे कश्मीर किसका है। बलिदानों की बकौती पर मैं बोल रहा हूं। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। इसलिए मैंने कहा, भारत के मुंह पर हिंसा के फिर ना ये चाहते होते,
कर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते, कर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते। एक अंतिम कविता सुन लीजिएगा। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आतंकवादी चले वहां से एक छोटी सी कश्ती में बैठ जाएं, पूरी फिल्म बन गई इसके ऊपर, एक छोटी सी नाव में बैठ जाएं और जाकर के बंबई में हमले कर दें। मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना। 5 लड़के चले पाकिस्तान से छोटी सी नाव में बैठे और ताज होटल पर हमला कर दें, बिना इसके कि हमारे यहां का कोई गद्दार शामिल ना हुआ हो। ये बात मेरे गले में उतरती कि आतंकी कैसे घुस आए परदेसी दल। 2.5 मिनट मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके रगों को थोड़ा सा गर्म करना चाहता हूं, फिर वैभव कविता पढ़ेंगे कि आतंकी कैसे घुस आए परदेसी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। क्या पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, क्या पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की बहुत लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर दबा बैठे। इस शांति शांति के हाथ तालियां कमजोर हो गई, मेरे को कविता छोटी करनी पड़ जाएगी। इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर दबा बैठे, कर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। ये लाइन रिकॉर्डेड है, लाहौर के बॉर्डर पर विनीत चौहान की पड़ी हुई 14 अगस्त लिखकर डालना, बाघा बॉर्डर, ये लाइन होगी। कर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी बंद करो, ये स्वर है हिंदुस्तान के प्रधानों का। हमारे यहाँ आतंकवादी न भेजे, ऐसे रुकते हैं। हमने एक कसाब के ऊपर सर 65 करोड़ रुपया खर्च किया। महाराष्ट्र सरकार सख्ते में आ गई, 65 करोड़ एक के ऊपर, जिसके ऊपर 65 रुपए की बुलेट की गोली खर्च करनी थी, उसे हमने 65 करोड़ खर्च कर दिया। क्या बात है। क्या हमने सबसे महंगा वकील उसे उपलब्ध कराया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या अमेरिका ने पूछा था किसी जाकर लादेन टेररिस्ट है कि नहीं है? क्या उसे वकील उपलब्ध कराए थे? 17,000 किलोमीटर चला अमेरिका, पाकिस्तान की फोर्स की नाक के नीचे से खींच के बाहर निकाल लिया और वहीं पर डेड शूट कर दिया उसने उसको। इसका नाम होता है अमेरिका। तब मिटता है आतंकवाद, गिड़गिड़ाने से मिटता है। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से, हिम्मत देना दिल्ली की सरकार को, मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी बंद करो। तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम, कैसी बौछार, किसकी बौछार साहब? हमारे पुलिस के जवान पीछे बैठे, बाहर सुरक्षा कर रहे हैं। हमारा वर्दी का एक भी जवान बंदूक लेकर जाता आतंकवादियों की तरफ, जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्तियां लेके सड़कों पे आते हैं। इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं, हमारे चचा हैं, नाश्ता करने बुलाए हुए हमने। ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता किस दिन समझेंगे राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना। 14 IPS ऑफिसर इस समय जेल के सीटों के पीछे बंद है, जिसमें विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। जिन ऑफिसरों के कंधों के स्टार बड़े हो जाने चाहिए थे, उन्हें हमने जेल के शीशों के पीछे डाल दिया। और जिन आतंकवादियों को गोलियों से भूना जाना चाहिए था, उन्हें हमने बिरयानी और मुर्गे खिला दिए। तो स्वर बदलेगा साहब हिंदुस्तान का। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, मुझे विदा करिएगा। हमने वर्दी के पैरों में, क्यों हो रहे हैं हमले इस मुल्क में, हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर, एक ही इलाज आपके पास, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में बरसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएं जो मेरे इस कानून से सहमत हो। मैं भी 14 दिन विदेश मंत्रालय की तरफ से लंदन यूके की यात्रा पर था, बेलफास्ट में था। मैंने कार्डिफ में भी कहा, लंदन में भी कहा, मैं अकेला भी गाने वाला बचा पूरी दुनिया में इस कानून को, तो मैं अकेला गाऊंगा, मैं अकेला गाऊंगा। पूरी दुनिया साथ देगी, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आतंकवाद का सफाया इसके अलावा नहीं है सर। मैं अंतिम 2 लाइन पढ़कर आपसे विदा ले रहा हूं। आपके एक एक श्रोता की ताली इतनी ऊंची खड़ी हो जाए, एक एक श्रोता की, कल जब हम यहां से विमान में उड़े दिल्ली तक, तो आपकी तालियां मेरा पीछा करें, मुझे अच्छा लगेगा। उठो नया कानून
मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमा दान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो क्या बात है, क्या बात है। किसी शायर ने कहा था, काश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, ऐ काश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिद की आबरू पे कोई आंच आ ना जाए, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मीर तकी मीर का मुझे शेर याद आता है। हालांकि सच्चाई रियलिटी यही है कि समापन अभी तक मैंने जितने आयोजन पढ़े हैं वो विनीत चौहान साहब पर ही समापन होता है। लेकिन आज हम पता चला कि एक नाम हमारे बीच हाँ बैरागी साहब आएंगे। हाँ, सांस तो लीजिए, सांस टूट जाएगी, बीच में नुकसान हो जाएगा। वंस मोर, वेरी गुड। मैं कह नहीं पा रहा था, मैं खुद चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां विनीत चौहान साहब के लिए फिर से। एक 5 मिनट हो जाता फिर से वो। आप वही खड़े रहिए, मैं ज्यादा है तो 2 लाइन सुनाऊंगा, फिर वैभव को सुनाया। अन्याय हो जाएगा हमारे किसी कवि मित्र के साथ में। आपने कहा है वो कविता की फरमाइश है मेरे पास में, उसकी 4 लाइन सुन लो सर बस, केवल जो जहां खड़ा वहीं खड़ा रहिएगा। उसके बाद वैभव भाई को सुनेंगे हम लोग। मैं ऐसी कविता सुना था उड़ीसा में, तो एक मंत्री महोदय बैठे हुए, कहले विनीत नेताओं को बड़ी गालियां देते हो, क्या करे हमारी सरकार, हमने तो 10-10 लाख रुपए की गड्डियां बांटी उन विधवाओं को जिनके पति सीमाओं पर न्यौछावर हो गए। मैंने कहा मंत्री महोदय 10 लाख रुपए गड्ढे से विधवाओं के सिंधु की कीमत लौटाना चाहते हैं। सर कोई व्यक्ति नेता प्रमुख जो जहां वहीं खड़े हो जाइए, 2 मिनट के लिए मेरा निवेदन आपसे हाथ जोड़ के वहीं खड़े रहिए, 2 मिनट से मैं अपना स्थान ले रहा हूं। मैंने कहा कोई व्यक्ति नेता प्रवक्ता अधिवक्ता आपको यह कहता मिले कि 10 लाख रुपए गड्ढी से विधवाओं के सिंदूर की कीमत लौटा दिए, भूल जाना आज की रात विनीत चौहान क्या चीखा क्या चिल्लाया। मैं अपने आप को 2 लाइन का कवि मानता हूं। मेरे फेसबुक फ्रेंड यहां बैठे होंगे, ये 2 लाइन मेरे दोस्त बताते सर्वाधिक क्लिक हुई आज तक कंप्यूटर के इतिहास में, नेट के इतिहास में। मैंने उस मंत्री को उत्तर दिया, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। उसने आपने सुन ली हो, बहुत पढ़ी है मैंने यहाँ पर, अच्छी लगे नए लोगों को बताना, ये लाइन तुम्हें भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। जो मैंने उस मंत्री को उत्तर दिया कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। किसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं हम लोग बात, किस पड़ोसी मुल्क के सामने जिसे अहिंसा का अर्थ नहीं पता। एक क्षण सुन लीजिएगा कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी सी हम जानते हैं क्यों नहीं। अगली लाइन में मेरी लाज रखना, मुझे नाम नहीं लेना है और बात कह देनी है कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी सी हम जानते हैं क्यों नहीं। कुत्ते वाली पूंछ है ये सीधी कभी होगी नहीं, काटनी पड़ेगी आप मानते हैं क्यों नहीं। मुझे अच्छा लगा भिलाई समझना, काटनी दिल्ली भी समझ जाए तो अच्छा हो जाएगा, लोग समझ लें, काटनी पड़ेगी आप मानते हैं क्यों नहीं। तो जिन लोगों ने हमारे सिर तक काट दिए, तीर ऐसे चाहिलों पे तानते हो क्यों नहीं। अब पूरे पाकिस्तान पर अपना तिरंगा फहरे एक ऐसा युद्ध आप ठानते हो क्यों नहीं। पूरे पाकिस्तान पर अपना तिरंगा फहरे। अंतिम लाइन सुने, मुझे विदा करें, मुझे लगे ताली मेरे लिए बची है, वैभव को ब्रह्मो उसके लिए बची है। बहुत अच्छा संचालन किया वैभव ने। हमने 10-10 साल तक बिरयानी और मुर्गे परोसे जेलों में, खाओ तुम तो सरकारी मेहमान हो। हमारा बजट घाटे में आया, मैंने सर इलाज बताया, आपका बजट बच सकता है, एक इलाज कर लो बस, इलाज अच्छा लगे आपकी ताली दिल्ली तक पहुंचे, ये इलाज मानना पड़ेगा दिल्ली को, आज नहीं तो कल, कि आग को बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगी, ये हो सके तो इसे तीव्र जलधार दीजिए। और क्रूरता को क्रूरता से ही मिटाना पड़ता है, प्यार मांगता हूं उसे खूब प्यार दीजिए। अब फैसला सुनना, हाथों को खोलना, मुझे विदा करना। प्यार मांगता हूं उसे खूब प्यार दीजिए, तो साथ के सपनों को भी घर में न पालिएगा, इनके तो हर फन पे प्रहार कीजिए। और 10-10 साल इन्हें जेलों में न बंद रखो, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए। बैठिए बैठिए, जुल्म और जबर की भारत माता की, भारत माता की। देखिए विनीत चौहान साहब ने इतनी मुरस्सर शायरी सुनाई है आपको, मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं भी बागी हो गया। देखिए भैया विनीत भाई बोल रहे थे कि अगर वो एक बागी तैयार बागी बनाने में कामयाब हो जाए, एक बागी तैयार कर दो, कब तक कामयाब। विनीत भाई आज आप कामयाब हो गए, एक बागी तैयार कर दिया। सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ऐ काश
शायर ने कहा कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रखते हैं, हम जो चाहे तो कोहराम मचा कर रखते हैं। खुश्क पत्तों की तरह बिखरे हुए हम लोग एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रखते हैं।